मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, उन्हें पैसे से कोई मतलब नहीं था। उनका ये मानना था कि विजडम इज द अल्टीमेट थिंग। ठीक है, मैं जो प्रीच करूंगा मैं उसी पे अपना खड़ा रहूंगा। आई विल रेदर डाई फॉर ट्रूथ। इतने इमोरल है हमारे गॉड, तो हम इन गॉड को नहीं मानते, हम नहीं मानेंगे आगे से। प्लेटो ने ऐसा डिस्क्राइब किया कि उनके चेहरे पे कोई चिंता नहीं थी, कोई डर नहीं था, वो बिल्कुल एक तेज था उनके चेहरे पर। वो ये सोच रहे थे कि आई एम डाइंग फॉर ट्रूथ। वो बताना चाह रहा है गॉड के बारे में, वो बताना चाह रहा है हर चीज के बारे में, और वो एक रीजनिंग देना चाह रहा है, बट वो दिख रहा है कि उसे भी नहीं पता है। वो बस सपोज कर रहा है कि मुझे पता है। आई नो दैट आई नो नथिंग। मतलब एक चीज मुझे पक्का पता है ना कि मुझे नहीं पता है। ठीक है, अभी ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं, मैं वही कहता कि इनकी फिलोसफी, इनकी लाइफ ही फिलोसफी है। ऐसा कि सबका क्या मतलब है, गॉड कहाँ है और ये सारी चीजें क्या है, मुझे भी नहीं पता शायद। ठीक है, बट मैं एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ कि वो बोलते हैं कि भाई हमें तो सोक्रेटिस ने सिखाया, वो हमारे टीचर, उन्होंने तो हमें यही बोला कि ट्रूथ इज नॉट जस्ट टू बी प्रीच्ड, इट मस्ट बी प्रैक्टिस्ड। ह्यूमैनिटी डाइड द सेम डे व्हेन अ सेज लाइक सोक्रेटिस पुट टू डेथ। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तुम देख ही रहे होगे मेरे चेहरे पे खुशी और एनर्जी, क्योंकि दिस वीडियो इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट वीडियो। ठीक है, सोक्रेटिस इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट फिलोसोफर्स। जो मेरी पहली वीडियो है इस चैनल पे, वो भी पूरी जो है सोक्रेटिस की फिलोसफी से ही इंस्पायर्ड है, अगर तुम जाके देखोगे। एंड बिलीव मी, इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो इन दिस सीरीज। ठीक है, इससे पहले हमने प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स के बारे में बात की थी, जिसमें हमने बड़े बड़े दिग्गजों के बारे में बात की, जैसे पार्मेनिडीज, हेराक्लाइटस, प्रोटैगोरस, बहुत सारे लोगों के बारे में हमने बात की, एंड सोफिस्ट के बारे में हमने बात की। एंड इन सभी को हम सिर्फ एक टर्म में डाल देते हैं, दैट इज प्री सोक्रेटिक्स। तो इमेजिन करो कि सोक्रेटिक्स का इम्पैक्ट कितना बड़ा है। ऑल्सो ही इज द फर्स्ट सिस्टमैटिक थिंकर इन वेस्टर्न वर्ल्ड, ही इज द फर्स्ट सिस्टमैटिक थिंकर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड वही मैंने जो भी बोला कि उन्हें वाइजेस्ट मैन भी कहा जाता है ओवरऑल। अब इनके बारे में हम जानना शुरू करते हैं। तो देखो, इनकी फिलॉसफी रिटर्न फिलॉसफी नहीं है, इन्होंने खुद अपने लाइफ टाइम में कुछ नहीं लिखा, बट इनकी जो फिलॉसफी है वो इनकी लाइफ ही है। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इनकी ज़िंदगी ही फिलॉसफी है। जो इनके साथ हुआ है, या जो इनकी पूरा एक लाइफ, एक जो टाइमलाइन हम निकालेंगे और उसमें हम देखेंगे क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं उनके साथ, वो इन इटसेल्फ ही फिलॉसफी है उनकी। ठीक है, बाकी जो हम जानते हैं वो हम उनके जो स्टूडेंट्स थे, जैसे प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल हो गया, और भी एरिस्टोफनीज है, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उनके बारे में लिखा है। मेजरली प्लेटो, उसके थ्रू हम उनके बारे में जानते हैं, उनकी टीचिंग्स के बारे में जानते हैं, वो कैसे थे, ये एनेक्डोट्स हमें जो मिले वो प्लेटो के थ्रू मिले हैं। तो शुरू करते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। तुम जो है, इनका जन्म वही एथेंस में हुआ था, एंशिएंट ग्रीस में, अराउंड 469 BC। इनके जो फादर थे वो एक मूर्तियाँ बनाते थे उस टाइम पे, जो ग्रीक गॉड्स होते हैं उनका वहाँ मूर्ति पूजन वगैरह होती थी, तो मूर्तियाँ वगैरह बनाते थे। एंड तो इन्होंने भी वही काम जब स्टार्टिंग में शुरू किया अपनी ज़िंदगी, तो इन्होंने भी वही काम शुरू किया। ऑल्सो इन्होंने पार्ट लिया एंड सर्व किया मिलिट्री में, एथेनियन मिलिट्री में, जब पेलोपोनेशियन वॉर हुआ था। ठीक है, वहाँ भी इनकी काफ़ी हीरोइक किस्से फेमस हुए थे, बट डेस्टिनी में कुछ और ही लिखा था वो। उसके बाद जो होता है वो तो फिर अभी हम सब जानते हैं, जिसके लिए वो है फिलॉसफी। ठीक है, तो फिलोसफर बन जाते हैं, ऐसा कोई फिलॉसफी टर्म वो यूज़ नहीं करते हैं, बट वो बस ग्रीस में, एंशिएंट ग्रीस में घूमना शुरू कर देते हैं, लोगों से तरह तरह के क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हैं, जिन्हें वो वाइज समझते हैं। ठीक है, मतलब उन्हें लगता है कि अगर ये वाइज आदमी है तो उसे पकड़ेंगे और उससे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे। ठीक है, एंड इसे ही सोक्रेटिस की वन ऑफ द बिगेस्ट, हम वो बोलते हैं कि उन्होंने, उनकी देन है हमारे पास, वो है कि उन्होंने हमें डायलेक्टिक मेथड दिया। डायलेक्टिक मेथड हम थोड़ा और इन डेप्थ पढ़ेंगे जब हम एपिस्टेमोलॉजी वगैरह के बारे में अच्छे से भी बात करेंगे इसी वीडियो के एंड में। बट मेजरली वो क्या करते थे कि वे ऑफ नॉलेज क्या है, वे ऑफ नॉलेज उन्होंने ये दिया कि आप जाओ, जो इंसान आपको लगे कि स्मार्ट है या जिसके लगे आपको नॉलेज है, आप जाओ उससे बोलो आओ भाई बैठते हैं। ठीक है, कैफेटेरिया में बैठाओ उससे और उससे सवाल पूछो। ठीक है, आप सवाल पूछो, स्मार्ट सवाल पूछो, आप वो जवाब देंगे। ठीक है, फिर उस जवाब में से जो तुम्हें डाउट होगा उसका सवाल पूछो, फिर वो जवाब देंगे, उसमें जो डाउट होगा, कोई भी चीज़ को ग्रांटेडली मत लो। एंड ऐसे तुम सवाल करते 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 या तो तुम सेटिस्फाई हो जाओगे उसके आंसर से एंड तुम कुछ सीख के निकलोगे, या वो एक्सपोज हो जाएगा कि उसे शायद इतने डिटेल में चीज़ें नहीं पता हैं, उसकी इग्नोरेंस दिख जाएगी कि वो अपने आप को अगर ये मानता है कि मेरे को बहुत चीज़ें पता है, अगर आप 4 क्वेश्चन ढंग के पूछ दो तो उसे शायद इतना इन डेप्थ चीज़ें नहीं पता है, एंड आप समझ जाओगे कि ये जो जितना वाइज बन रहा है उतना वाइज नहीं। तो दोनों में से एक चीज़ है, या तो आप सेटिस्फाई हो जाएगा, अगर वो जेन्युइनली बंदा समझदार है या वो जेन्युइनली वाइज है, तो वो आपके क्वेश्चन का आंसर ढंग से दे पाएगा, एंड आपको जो सीखने को मिलेगा वो होगा विजडम, वो होगी नॉलेज। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डायलेक्टिक मेथड। ये दो लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, वापस वो उनसे कुछ पूछ रहा है, उसका जवाब है, फिर उसमें से कुछ क्वेश्चन आया तो उसका जवाब दिया, एंड ऐसे एंड में आते आते आप कुछ भी ग्रांटेड नहीं देते, आप हर एक चीज़ क्वेश्चन करते हो एंड देन यू गेट द आंसर। तो ये था डायलेक्टिक मेथड जो हमें सोक्रेटिस से मिलता है। लेकिन जब उन्होंने ये करना शुरू किया एंड उन्होंने वो घूमना शुरू किया, क्वेश्चन पूछना शुरू किया, जानने के लिए विजडम की जब वो खोज में निकले, तो होता क्या है कि उन्हें दिखाई देता है कि मोस्टली लोग वॉनबी वाइज हैं या वॉनबी नॉलेजेबल हैं, उनके पास टैक्स हैं, उनके पास पोस्ट्स हैं, लेकिन उनके पास वो नॉलेज नहीं है। ठीक है, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो इतने स्केप्टिकल हो गए इस विजडम के लिए, वो जब भी पूछते थे तो मोस्टली ये होता था कि जो इंसान दिखा रहा है कि मैं बहुत कुछ हूँ, जो एरोगेंस है उसमें, वो दिख जाती थी कि उसमें, कि उसकी बातों में इनकन्सिस्टेंसी, अगर ढंग से 4 सवाल पूछ ले तो वो ढंग से नहीं बता पा रहा है। तो मोस्टली लोग जो उन्हें उस टाइम पे मिले वो वही थे जो एक पर्दा पहन के घूम रहे थे कि भाई मैं समझदार हूँ,
मैं सबको पढ़ाता हूँ, मुझे सब पता है, ठीक है। मोस्टली लोग जो उन्हें मिले वो वैसे ही मिले, बहुत रेयर ही लोग उन्हें मिलते थे जो उनकी क्वेश्चंस का सही से आंसर दे पाते थे या उन्हें सेटिस्फाई कर पाते थे, ठीक है। और अगर हम उनकी लाइफ के बारे में बात करें, उनके कैरेक्टर के बारे में बात करें, तो बहुत ही उन्हें मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, उन्हें पैसे से कोई मतलब नहीं था। उनका ये मानना था कि विजडम इज़ द अल्टीमेट थिंग, ठीक है। सब चीज़ें हो जाएंगी बट विजडम और नॉलेज ही है जिसके लिए इंसान जन्म लेता है। उनका एक काफ़ी फेमस लाइन है कि ह्यूमन हैज़ नॉट बीन बॉर्न टू फिल हिज बेली, ठीक है। वो अपना पेट भरने के लिए सिर्फ पैदा नहीं हुआ है, वो बाकी जो जानवर हैं वो भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, सर्वाइविंग। अगर इंसान के पास रीजनिंग की क्षमता है, वो सोच सकता है, उसके पास लॉजिक है, तो वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए पैदा नहीं हुआ है, ठीक है। और इसी का सिमिलर हमें इंडियन फिलॉसफी में अगर हम देखें तो हमें ये मिलता है ब्रह्म ज्ञान का, जब जहाँ पे हम सुनते हैं कि छोटी छोटी उम्र में लोग घर छोड़ के चले जाते हैं, त्याग कर देते हैं हर चीज़ का। एंड इसीलिए शायद उन्हें काफ़ी लोग सेज बोलते थे कि उन्हें दुनिया की मोह माया से मतलब नहीं था, उनका यही मकसद था कि उन्हें ज्ञान मिल पाए और ज्ञान की प्राप्ति हो पाए, और उनके लिए वही मैक्सिमम पॉइंट ऑफ अचीवमेंट है, उनके लिए वही लाइफ का मेन पर्पस था। दैट्स उन्हें काफ़ी लोग सेज ही बोलते हैं। एंड उनका एक काफ़ी फेमस एक कोट है जो मोस्टली सबने सुना है, इवन मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में उसे मेंशन किया है, दैट इज़ आई नो दैट आई नो नथिंग। मतलब एक चीज़ जो मुझे पक्का पता है ना कि मुझे नहीं पता है, ठीक है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे सब पता है तो या तो मैं झूठ कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता है। इवन किसी को भी संपूर्ण ज्ञान किसी को भी नहीं है, राइट। तो द ओनली थिंग दैट आई एम श्योर ऑफ दैट आई नो नथिंग, ठीक है। वो ऐसे ही लाइफ जीते थे कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, तू बता दे कुछ, तुम्हें पता है कुछ, तुम्हें अगर नॉलेज है तुम बता दो। उनका माइंड सेट था कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। एंड ये जो कोट है इसके पीछे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, दैट की जो सोक्रेटिस के बचपन के दोस्त होते हैं, इनका नाम क्या होता है, कैरोफोन। वो जाते हैं ओरेकल के पास, ठीक है। अगर ओरेकल आपको नहीं पता तो ओरेकल इज बेसिकली उस टाइम पे एंशिएंट ग्रीस में ये माना जाता था कि प्रीस्ट या प्रीस्टेस जो है उसका डायरेक्ट गॉड को चैनल करके समहाउ वो गॉड के थ्रू एक बात हो पाती थी। तो उनसे जो पूछा जाता था वो माना जाता था कि वो सीधे गॉड के वर्ड्स हैं, ठीक है। तो वो ओरेकल से पूछना चाहते हैं कि इफ़ देयर वॉज अ वाइजर मैन इन द वर्ल्ड देन सोक्रेटिस, ठीक है। एंड द आंसर वॉज नेगेटिव, मतलब आंसर होता है नो। सो अकॉर्डिंग टू ओरेकल सोक्रेटिस वॉज द वाइजेस्ट, ठीक है। अब ये बात जो है सोक्रेटिस को पता चलती है और सोक्रेटिस ना बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलता है यार मैं सबको बोलता हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, और मुझे वाइजेस्ट कह दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे, मैं तो मान रहा हूँ, मैं तो फुल्ली अवेयर हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे वाइजेस्ट बोल दिया गया। अब जब वो परेशान होते हैं तो इस बात को लेकर वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, उनके एक अकाउंटेंट्स होते हैं जिन जान पहचान होती है उनकी, तो वो पॉलिटिशियन होते हैं एंड उन्हें वो बहुत वाइज मानते हैं। तो उस पॉलिटिशियन के पास जाते हैं और वो बताते हैं कि भैया देखो ऐसे हुआ है, और उनसे वो बात करते हैं हर चीज़ के बारे में, ओवरऑल इन जनरल। वो उन्हें वाइज मानते थे तो उनसे क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि भाई गॉड के बारे में, इन जनरल जो भी उनके डाउट्स होते हैं वो सब पूछते हैं, ठीक है। एंड उनसे बात करने के बाद रियलाइज़ होता है उन्हें कि इवन द पॉलिटिशियन इज़ नॉट वाइज, ठीक है, बिकॉज ही डिडेंट रिकग्नाइज द लिमिट्स ऑफ हिज इग्नोरेंस। द प्रॉब्लम विद मोस्टली पीपल एट दैट टाइम इज़ कि कोई ना आपके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती थी उस टाइम पे। आप जज भी बन सकते हो, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आप कोई पोस्ट होल्डर बन सकते हो। उस टाइम बस आप बातें बना लेते हो ना, जो सोफिस्ट लोगों ने सिखाया था। अगर तुमने पुराने पार्ट्स देखे तो तुम्हें पता होगा, तो सोफिस्ट लोग ना बस बातें और आर्गूमेंटेशन सिखाते थे, ठीक है। उसके पीछे का कोई कुछ थिक लेयर नहीं थी, कुछ बेस नहीं होता था, सब्सटेंस नहीं होता था उसके पीछे। तो जब उन्होंने पॉलिटिशियन से बात की तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि यार ये भी वाइज नहीं है। एंड वो ट्राई कर रहा है, वो बताना चाह रहा है गॉड के बारे में, वो बताना चाह रहा है हर चीज़ के बारे में, और वो एक रीजनिंग देना चाह रहा है, बट वो दिख रहा है कि उसे भी नहीं पता है, वो बस सपोज कर रहा है कि मुझे पता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन सोक्रेटिस ने ये कंक्लूड किया कि भैया आई एम वाइजर देन दिस मैन, ठीक है। उसने माना कि ऐसे चांसेस हैं कि हम दोनों को ही शायद नहीं पता है कुछ इंपॉर्टेंट इतना, बट एटलीस्ट मैं ऑनेस्ट हूँ इस बात को लेके कि मुझे नहीं पता है। वेयर एज वो एक्ट ऐसे कर रहा है कि उसे पता है, वो ऐसे सपोज कर रहा है उसे पता है, मुझे भी नहीं पता। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे पता है। सोक्रेटिस का ये मानना है कि मुझे भी नहीं पता कि इस सब का क्या मतलब है, गॉड कहाँ है और ये सारी चीज़ें क्या हैं, मुझे भी नहीं पता शायद, ठीक है। बट मैं एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ कि मुझे नहीं पता है। बाकी लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। एंड नॉट ओनली दिस पॉलिटिशियन, इसके बाद वो ट्राई करते हैं इस चीज़ को लेके बात करने की। अनेक जितने भी उस टाइम पे पॉलिटिशियंस या बड़े पोस्ट पे लोग थे, क्राफ्ट्समैन थे, जिनको मतलब उस टाइम पे एंशिएंट ग्रीक में बहुत वाइज माना जाता था, बहुत ऊपर का दर्जा दिया जाता था, जिन्हें बहुत ऊपर की पोस्ट दी गई थी, वो उन लोगों से भी बात करते हैं। उन सबसे बात करके उनका सेम ही एक्सपीरियंस होता है कि हर कोई एक्ट कर रहा है कि उन्हें पता है, हर कोई सपोज कर रहा है कि उन्हें सारी चीज़ें या उन्हें मोस्टली चीज़ें पता है, हालांकि उन्हें कुछ पता नहीं है, सब अंदाजे हैं। जैसे हमने प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स में देखा कि कुछ फिलोसोफर ये बोलते हैं कि सूरज जो है रोज़ नया निकलता है, कुछ बोलते हैं कि अर्थ इनफाइनाइट है, तो ऑब्वियसली वो सही नहीं है ना। एंड द पॉइंट ऑफ दिस इज़ कि ये एक्सेप्ट कर पाना कि मुझे नहीं पता है इज़ द वाइजेस्ट थिंग टू डू। एंड इफ दैट इज़ द वाइजेस्ट थिंग टू डू देन सोक्रेटिस एक्सेप्टेड कि हाँ भाई मैं ही वाइज हूँ। फिर अगर यही सबसे वाइजेस्ट थिंग है, ये मान लेना और ये सोच लेना कि यार मुझे कुछ नहीं पता है, मैं और जानने की भूख रखता हूँ, देन
शायद मैं ही वाइजेस्ट हूँ, ठीक है। और यही बात फिर सोक्रेटिस बोलते हैं कि आई नो दैट आई नो नथिंग। ये कोट का ओरिजिन इसी कहानी से होता है कि वो ये मान लेते हैं कि भैया ठीक है, मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि मुझे नहीं पता है कुछ भी, एंड इफ़ अगर गॉड कह रहे हैं वाइजेस्ट हूँ तो ठीक है भाई, फिर मैं हूँ वाइजेस्ट। तो ये जो सोक्रेटिस किया करते थे ना, सारे क्राफ्ट्समैन, पॉलिटिशियन या पोस्ट होल्डर्स के साथ जो कंसिडर किए जाते थे कि ये बहुत वाइज हैं एंशियंट ग्रीस में, तो उसी को डायलेक्टिक मेथड बोलते हैं। कि आप किसी के पास जाते हो, आप बोलते हो कि यार आई थिंक यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम यू। तो आप थोड़ी देर बैठते हैं कैफेटेरिया में और बात करते हैं, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि आप काफ़ी चीज़ें जो आपको पता है जो शायद मेरे काम आ सकती हैं। तो दोनों बैठते हैं कैफेटेरिया में। अब वो बंदा वो क्वेश्चन पूछते हैं सोक्रेटिस, वो कुछ रिप्लाई देता है, कुछ टाइम हो जाता है तो बंदा थक जाता है, तो चलो भाई आप एक ड्रिंक और ले लो, आप कुछ खाने को और ले लो। अब ये सब में क्या था कि सोक्रेटिस के पैसे खत्म हो जाते थे, ठीक है। अब तो एक इंस्टेंस है, ऐसा बोलते हैं कि सोक्रेटिस अपनी वाइफ के पास जाते हैं जब घर, तो इसी इसी पूरे प्रोसेस में उनके पैसे खर्च हो जाते हैं। तो उनकी वाइफ बोलती है, ओ सोक्रेटिस यू हैव ब्रॉट मोर मिजरी टू योर फैमिली देन ब्रेड, ठीक है। अब ये लाइन है उनकी वाइफ की, और इसका एक सैवेज रिप्लाई है जो सोक्रेटिस देते हैं। तो सोक्रेटिस कहते हैं कि थैंक्स गॉड दैट यू आर वाइफ ऑफ सोक्रेटिस बिकॉज अ डिससेटिस्फाइड सोक्रेटिस इज मच ऑनर्ड इन दिस वर्ल्ड देन अ सेटिस्फाइड पिग, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली है, वो उनका कहने का मतलब है कि पेट भरना और सोना तो सूअर भी कर ही रहा है, ठीक है, उसका भी चल ही रहा है, ठीक है, बट वो रियल पर्पस नहीं है, ठीक है। मेरी मेरी समाज में मुझे आज वाइजेस्ट मैन कहा जाता है, मेरा मेरा ऑनर है उतना, और उसका रीज़न ये नहीं है कि मैं कुछ बहुत सुंदर दिखता हूँ, नहीं दिखते थे वो, ठीक है, या मैं बहुत अच्छे कपड़े पहनता हूँ, या मेरे पे मेटेलिस्टिक चीज़ें हैं, मेरे पे ज्ञान है, और वो ज्ञान की ताकत है। एक डिससेटिस्फाइड मतलब जिसका भले ही पेट नहीं भरा है, एक सोक्रेटिस जिसका पेट नहीं भरा है, वो सोक्रेटिस मच मोर ऑनर्ड है इस दुनिया में एज कम्पेयर टू अ सेटिस्फाइड पिग। तो वो उनका कहना होता है कि एक जो नॉर्मल आदमी है वो अपनी ज़िंदगी पेट भरने और सोने में निकाल देता है, बट उनका ये मानना था कि विजडम इज़ द अल्टीमेट एंड गोल, ठीक है। तो अगर तुम्हें मज़ा आ रहा है ना यहाँ तक इन स्टोरीज़ में, तो बिलीव मी अभी ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, एंड मैं वही कहता कि इनकी फ़िलॉसफी, इनकी लाइफ ही फ़िलॉसफी है। ऐसे जिन्होंने कुछ लिखा नहीं है, बट इनकी लाइफ में ही तुम्हें सब मिल जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि एक बार जब सोक्रेटिस ये सब कर रहे होते हैं, तो जो बच्चे लोग हैं वो उनसे बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि तुम नोटिस करो कि बच्चे भी इसी टाइप के होते हैं, वो भी हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं, हर बिलीफ को क्वेश्चन करते हैं, हर प्री कंसीव नोशन को वो क्वेश्चन करते हैं कि भैया ऐसा क्यों है, आप ऐसा क्यों मानते हैं। जब हम छोटे वगैरह थे तो सब में पहला क्वेश्चन आता है कि क्यों हम गॉड में माने, क्यों हम भगवान अल्लाह जीसस में क्यों माने, हम कहाँ हैं वो, अगर हैं भी तो हमें कब मिलेंगे वो, हम क्यों मान रहे हैं। मतलब तुम समझ रहे हो कि हर चीज़ को, आसमान ऐसा क्यों है, पत्ते का कलर ऐसा क्यों है, तो हम हर चीज़ क्वेश्चन करते हैं। सिमिलरली बच्चे भी बहुत इंप्रेस थे सोक्रेटिस से, उनके डायलेक्टिक मेथड से, एंड उनकी इस हिम्मत से कि वो जिस तरीके से वो किसी से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते रिगार्डलेस उनकी क्या पोस्ट है। तो उनके काफ़ी सारे स्टूडेंट इकट्ठे हो गए थे ऐसे, एंड वो स्टूडेंट्स को वही प्रीच करते थे जो वो मानते थे कि भैया नॉलेज इज़ द अल्टीमेट थिंग, एंड नॉलेजेबल इंसान से अगर कुछ सीखने के लिए तुम्हें पैसा भी खर्च करना है तो पैसा खर्च कर दो, उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं उस नॉलेज के सामने। वेयर एज कोई इमोरल आदमी है, या कोई नॉलेज का बस मुखौटा पहन के बैठा है और अपने आप को वाइज बता रहा है, इमोरल है, लेकिन वो उसकी कभी रिस्पेक्ट मत करो, उसे कभी सलाम नमस्ते करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे कोई रिस्पेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं, उसे उन ऐसे लोगों को अवॉइड करो। ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा भी दिमाग खराब ही होगा, तुम्हारी बुद्धि खराब ही होगी। अभी बात उन्होंने बोल तो दी, लेकिन बच्चे जैसे कि बच्चे होते हैं, उन्होंने सोचा कि यार पता कैसे लगाएंगे कि कौन वाइज है कौन इमोरल है, ये पता कैसे चलेगा। तो वो जाते थे और जो भी उन्हें वाइज या जिसकी कोई बड़ी पोस्ट दिखती थी उसे पकड़ते थे, उसे क्वेश्चन आंसर किया करते थे, सिमिलरली जैसे सोक्रेटिस करते थे। एंड अगर वो बंदा जवाब देता तो वो खुश हो जाते थे, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते कि भाई ये तो बड़े वाइज हैं। बट मोस्टली लोग ऐसे नहीं होते हैं, तो मोस्टली लोगों का वो ऐसे मजाक बना देते कि अभी बताओ ये तो वाइज भी नहीं है, इनसे तो बोला गया इनसे नमस्ते भी नहीं करी, इनसे दूर रहना है। तो ऐसे सबके सामने वो मजाक सा बन जाता था उनका। तो ऐसी एक बहुत ही फेमस एक स्टोरी है। तो उस स्टोरी में एक जज है, और मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि ये जो जजेस हैं उस टाइम पे वो किसी डिग्री वगैरह से नहीं बनते थे, कोई लॉ डिग्री नहीं होती थी उस टाइम पे। बेसिकली होता क्या था कि जिसकी भी आर्ग्यूमेंटेशन स्किल अच्छी हैं या ऑडिटरी स्किल्स अच्छी हैं, जो कुछ ही प्रूव कर दे, अगर मैं उसे बोलूँ कि भाई गलत को सही प्रूव कर दे और वो कर दे अगर किसी तरीके से बातें घुमा उमा के, तो उसी को जज बना देते थे। तो एक कहानी है बड़ी फेमस कि एक आदमी का पीतल का लोटा जो है वो चोरी हो जाता है। तो बट जो चोर होता है वो काफ़ी जो वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर जो बड़े लोग हैं, वो जो पोस्ट होल्डर हैं, उनके किसी जान पहचान का होता है या उनके क्लोज होता है, सिमिलरली जैसे इंडिया में होता है, ठीक है। तो अब वो क्या करते हैं कि भैया अब इसे बचाना, ये तो अपना ही आदमी है। तो ये जो जज होता है ये बोलता है कि वो बात ऐसे घुमाता है कि तुमने अपना लोटा इतना चमकाया ही क्यों कि वो सोने जैसा लगा और वो चोरी हो गया। तो उस पर तो चोरी का मैं केस बाद में चलाऊंगा, पहले तुम पे फ्रॉड का वो चलाऊंगा कि तुमने इतना चमकाया ही क्यों। अब ये उस टाइम पे लोग इतना सोचा नहीं करते थे, इतने स्मार्ट नहीं थे, तो
इतनी बेवकूफ़ों वाली बातों में वो इंसान डर जाता था कि भाई इसकी पोस्ट इतनी बड़ी है, ये जज है, जज ने अगर मेरे ऊपर केस चला दिया तो मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, तो वो अपने केस वापस लेते थे। तो ऐसे ही एक जज था वहाँ पे, तो जज आ रहा था ऐसे कोर्ट रूम से बाहर एंड सज़ा सुना के आ रहा था एक मर्डरर को। तो यही प्लेटो और ये वाल्को वाल्को ने सबने इन्हें पकड़ लिया जज को। एंड वो जज से बोलते हैं कि अभी आप किसकी सज़ा सुना के आए हैं? तो बोलते हैं कि मैं एक मर्डर को सज़ा सुना के आया हूँ। कहते हैं बढ़िया बढ़िया, तो ज़रा आप एक मर्डरर की डेफिनेशन बता दो। तो जज हंसता है, वो बोलता है कि तुम्हें इतना नहीं पता, अ पर्सन हु किल्स इज़ अ मर्डरर। तो कहता है अच्छा चलो ठीक है, बट हमने तो अभी 3 वॉर लड़ी हैं एंड तीनों हम जीते हैं एंड हमने कितने कितने सोल्जर्स की लाशें बिछाई हैं और हमारे सोल्जर्स को हम प्राउडली देखते हैं, तो ऐसे तो वो भी मर्डरर हुए। तो जज थोड़ा ऐसे चौंक गया कि यार पहले तो किसी ने ऐसे क्रॉस क्वेश्चन किए नहीं मेरे से। तो जज सोचता है और फिर बोलता है सोच विचार करके कि अ पर्सन हु किल्स ड्यूरिंग पीस नॉट एट वॉर। तो जो पीस के टाइम पे किल करता है वो मर्डरर है, ठीक है। अब बच्चे जो हैं तेज़ हैं, वो फिर पकड़ लेते हैं, वो बोलते हैं अगर ऐसा है तो आप ये बताइए कि जिस बंदे ने, जो एग्जीक्यूशनर है, जिसने एग्जीक्यूट किया है उस सज़ा को, गला काटा है, तो उसने भी तो पीस में ही मारा है, तो इस हिसाब से उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए और उसे सज़ा मिलेगी तो जो उसके लिए जो एग्जीक्यूशनर होगा तो उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे तो सभी मर जाएंगे। तो अब जज का जो है, जज को आंसर देने में परेशानी होती है, तो वही सिमिलर बड़े लोग जिन्हें आंसर नहीं दे पाते तो गुस्सा हो जाते हैं। जज जैसे गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें कौन सिखा रहा है ये सब, तुम मजाक उड़ा रहे हो जुडिशरी का, तुम मेरे से बहस कर रहे हो, तुम छोटे हो अभी, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम नहीं पूछ सकते मेरे से ऐसे सवाल, कौन तुम्हें सिखा रहा है? तो बच्चे बोल लेते हैं कि भैया हमें तो सोक्रेटिस ने सिखाया है, वो हमारे टीचर हैं, उन्होंने तो हमें यही बोला है कि जो इंसान अगर साबित नहीं कर पा रहा है कि वो वाइज है या वो मॉरल है, तो उसके सामने कभी सलाम मत करो, उसके सामने कभी झुको मत, उसकी कोई रिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब भाई गुस्सा तो ऑब्वियसली लोग होंगे। एंड सोक्रेटिस ने अपनी लाइफ में ऐसे ही बहुत दुश्मन बना लिए थे, ठीक है। ये तो चलो उनके स्टूडेंट्स की वजह से दुश्मन बन गया। बहुत सारे लोग थे कि अब मान लो कि कोई इंसान है जो प्रिटेंड कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरी बहुत वेल्थ है, मेरे पे बहुत मेरे नॉलेज है, मेरे पे विजडम है, एंड फिर वो डिबेट हो जाती है वहीं पे सोक्रेटिस और उस आदमी की, और वो एक्सपोज कर देता है, वो मेरे से क्वेश्चन पूछता है, मैं ऊपर ऊपर से तो ज्ञान बता दूंगा, बट वो कोई उसने इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ लिया और मेरी बोलती बंद, तो मैं तो चिढ़ जाऊंगा ना इस आदमी से कि भाई इसने तो मेरे को एक्सपोज कर दिया। ऐसे ही सोक्रेटिस के बहुत सारे दुश्मन हो गए थे। सिमिलरली वही बच्चों की वजह से भी और ज़्यादा वो प्रॉब्लम बढ़ गई थी कि लोग बोलने लग गए थे इसने हमारे यूथ को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, स्पॉइल कर दिया है पूरे यूथ को हमारे, एंड इस वजह से ये आदमी सही नहीं है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक और जो बहुत फेमस इंस्टेंस है जिसमें मतलब वो गॉड को ही पकड़ लेते हैं बच्चे, तो वो जाते हैं एक मंदिर वगैरह में एंड वहाँ पे पूजा हो रही होती है, एंड वहाँ पे ये बोला जाता है कि ये जो हमारे जो राजा हैं, जो उस टाइम पे जो राजा थे, ये जो हैं जो प्रीस्ट वगैरह जो वहाँ पे होते थे, वो राजा की अच्छी इमेज बनाने के लिए ऐसे बोलते थे कि ये जो हमारे राजा हैं ये नॉर्मल इंसान नहीं है, ये देवता के पुत्र, जो हमारे अपोलो शायद गॉड थे उनके पुत्र हैं स्वयं ये। तो पूरी कहानी सुनाते हैं इसके बाद कि हुआ क्या था कि एक बड़ी सुंदर स्त्री जो इनकी माँ है, हमारे राजा की जो माँ है, वो बड़ी सुंदर स्त्री, वो बाल खोल के ओलंपिया पर्वत पर खड़ी थी, एंड हमारे जो गॉड है वो वहाँ से जा रहे थे और वो देखते हैं कि अरे इतनी सुंदर स्त्री खड़ी है, तो वो सांप का रूप लेते हैं, उसकी कमर पे लिपट के अपने मुख से जो है संभोग करते हैं और उन्हें प्रेग्नेंट कर देते हैं, एंड फिर जो जन्म होता है वो हमारे राजा का जन्म होता है। अब वहाँ पे ज़्यादातर लोग इस बात को ज़्यादा क्वेश्चन करते नहीं थे, लेकिन उन बच्चों ने पकड़ लिया, उन्होंने बोला कि यार एक बात बताओ, ऐसे पराई स्त्री के साथ ये करना क्या ये सही है? तो उन्होंने नहीं, सही तो बिल्कुल नहीं है। कहते तो फिर हम कैसे मान लें कि ये हमारे गॉड हैं? हम इन्हें क्यों माने अपना आइडल? हम इन्हें अपना आइडल क्यों माने? जब इन्होंने ऐसी हरकत की है तो हम इन्हें अपना आइडल नहीं मानते, हम तो नहीं रिस्पेक्ट करते इनकी। कहते अरे नहीं नहीं वो गॉड है, वो कुछ भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह, तो वो कवर अप करने की कोशिश करते हैं सारे प्रीस्ट वगैरह वहाँ पे। बोलते हैं देखो भैया, जो नॉर्मल इंसान है वो तो इन्हीं से इंस्पायर होता है, अपने गॉड को देख के सोचेगा और जो देखेगा। अगर या तो ये बोल दो कि ये सही है, लेकिन आप ये भी नहीं बोल रहे कि ये सही है, और ये गलत है, तो फिर तो पूरा ही गलत है, फिर चाहे कोई भी करे। अगर इतने इमोरल हैं हमारे गॉड तो हम इन गॉड को नहीं मानते हैं, हम नहीं मानेंगे आगे से। अब ये वो पॉइंट ऑफ टाइम है जहाँ पे प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है सोक्रेटिस के लिए। एक तो उसके वैसी पर्सन इतने दुश्मन है, एंड यहाँ पे जो है रिलीजन पर्टिकुलरली ऐसा होता है कि बहुत टची टॉपिक होता है, गॉड को लेके बहुत टची टॉपिक होता है, एंड उसको अगर आप बच्चों ने ये पकड़ लिया कि भैया हम तो गॉड को भी नहीं मान रहे, कैसा गॉड है ये तो सही नहीं है, ये तो मॉरल नहीं है हमारा गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है, तो भैया यहाँ तो प्रॉब्लम होनी थी। तो उनके इतने दुश्मन बन जाते हैं उस टाइम पे, सब लोग मिलके सोचते हैं कि भैया बहुत हो रहा है, सोक्रेटिस गलत कर रहा है एंड सोक्रेटिस को मारना पड़ेगा। तो जो है सोक्रेटिस पे चार्जेस लगाए जाते हैं, उन्हें पकड़ लिया जाता है वहाँ पे, एंड सोक्रेटिस पे तीन चार्जेस लगते हैं मोटे मोटे। पहला है स्पॉइलिंग द यूथ, कि सोक्रेटिस ने जो है सारे बच्चों को बिगाड़ दिया है, वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो सबसे सवाल पूछते हैं, बदतमीज़ हो गए हैं, ये उनका पहला चार्ज होता है उन पर। दूसरा चार्ज वो लगाते हैं कि उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया हमारे गॉड को, जो हमारे जो गॉड हैं, जो हमारे नेशनल गॉड हैं, उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर दिया है,
उस गॉड के ही हमारे राजा जो हैं वो बेटे हैं और उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर दिया है हमने, तो हमें तो इन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। और तीसरा चार्ज इन पे लगता है कि इन्होंने अपने गॉड को सबसे ऊपर रख दिया। इनका गॉड है विजडम का गॉड, जो ये बार बार बोलते हैं कि सब चला जाना चाहिए बट इमोरलिटी और विजडम जो है वो टॉप पे रहना चाहिए, तो इन्होंने अपने गॉड को ऊपर रख दिया। अब तुम ये सोचो कि भाई वो बंदा जो पूरे टाइम सच के साथ खड़ा रहा, जो पूरे टाइम ये बोल रहा है कि भैया मैं तो विजडम को ऊपर मानता हूँ, कुछ भी गलत दिखे, कुछ भी इमोरल दिखे तो उसे तुरंत पकड़ लो। किसी भी इमोरल चीज़ को एंटरटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ गलत है बोलो, सबके लिए गलत है। ऐसा नहीं है कि ये कर रहा है तो इसके लिए सही है और मेरे लिए गलत नहीं है। दोनों के लिए अगर कोई चीज़ गलत है तो दोनों के लिए गलत है, और दोनों के लिए सही है तो दोनों के लिए सही है। इसे बोलते हैं हम, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिविटी इन एथिक्स। अभी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा जब हम एथिक्स की बात करेंगे इसी वीडियो में, कि कैसे सोक्रेटिस वाज द फर्स्ट एवर पर्सन टू इंट्रोड्यूस एथिक्स इन फिलॉसफी। ठीक है, ये एथिक्स की बात है, जो मॉरल लॉज हैं इनके बारे में कैसे सोक्रेटिस इंट्रोड्यूस करते हैं, एथिक्स के बारे में बात करते हैं। इससे पहले जो फिलोसोफर थे वो सभी बात करते कि भाई ये सब किस चीज़ का बना है, वो इस चीज़ से लेके बहुत कंसर्न थे ये सब क्या है। बट पहली बार जो सोक्रेटिस को हम इतना तवज्जो देते हैं, इतनी रिस्पेक्ट और इतना इम्पैक्ट मानते हैं उनका ये है कि वो इंसान को बीच में लगे खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं कि इंसान ही जब सब सोच रहा है तो पहले ये देखा जाए कि हमें कैसे जीना है। ये सब तो ठीक है कि क्या किससे बनाए, ये शायद हम जाने या ना कभी जान भी पाएँ या ना जान पाएँ, बट ये कैसे ज़रूरी कि भाई जीना कैसे, एथिक्स क्या है, मॉरल कोड्स क्या है, मॉरल कंडक्ट्स क्या हैं, और वो अगर हैं तो सबके लिए सेम है कि नहीं। ऐसा कैसे कि मेरे लिए ये करना गलत है और तेरे लिए सही है। अब जब ये सब चीज़ें, अच्छी चीज़ें अब सोक्रेटिस सिखाते हैं, लेकिन अब उन्हें वो ये कि अच्छा आदमी है तो दुश्मन बन जाते हैं बहुत सारे, उनके जो पावर में लोग बैठे हैं उनकी वो एक्सपोज हो रहे हैं उनकी वजह से, तो भैया इनके ऊपर ये 3 चार्जेस लगते हैं। एंड सोक्रेटिस खुला आके बोलते हैं भैया कोर्ट में कि हाँ मैं ये सारे चार्जेस एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे को कोई डर नहीं है, मेरे को कोई शर्म नहीं है, जो भी मैंने किया है मैंने बिल्कुल सही किया है। मैंने बच्चों को सवाल करना सिखाया है मॉरलिटी के अगेंस्ट, गलत लोगों के अगेंस्ट। मैंने हमेशा बोला है कि हर चीज़ को क्वेश्चन करो, बी इट एनी गॉड। ठीक है, और मैं अपने गॉड को ऊपर नहीं रखता, बट मैं मानता हूँ कि विजडम एंड मॉरलिटी शुड बी सुपीरियर देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। अब जो आपको इसके बाद सज़ा देनी है आप वो सज़ा दे सकते हैं। तो अब आता है कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। ठीक है, तो इनको जब अगले दिन सज़ा सुनाई जानी होती है तो उसे एक रात पहले जो है इनके स्टूडेंट जो है प्लेटो और क्रूटो, वो इनके पास रात को जेल में मिलने आते हैं और बोलते हैं कि क्रूटो बोलते हैं कि सर मैंने ना ब्राइब दे दी है, सबको रिश्वत दे दी है और मैंने सबको ख़रीद लिया है। बाहर खड़ी है एक बोट, आप जाके उसमें बैठो और कल पहुंच जाओ सिसिली, जहाँ पे ये लोग कुछ नहीं कर सकते। आप सिसिली में अपनी अच्छी ज़िंदगी जियो। ठीक है, ये बेवकूफ़ लोग हैं या कभी आपको समझ नहीं पाए। आप वो हो जिसने हमें ज्ञान की तरफ भेजा है, जिसने हमें मॉरलिटी की तरफ भेजा है, एंड आपका बचना बहुत ज़रूरी है। अब बात सही है वैसे उनकी, बट सोक्रेटिस कुछ कहते हैं। सोक्रेटिस कहते हैं कि क्रूटू, ट्रूथ इज़ नॉट जस्ट टू बी प्रीच्ड, इट मस्ट बी प्रैक्टिस्ड। मैं सिर्फ ज्ञान देने को ये सब बातें नहीं बोलता था, मैं मानता हूँ कि सच को प्रैक्टिस किया जा सकता है रियल लाइफ में, और मैं वो करूँगा। अगर मैं यहाँ से भाग गया ना तो मेरी सोल मर जाए, मेरी बॉडी भले बच जाए, मेरे मॉरल्स, मेरे एथिक्स, मेरा कैरेक्टर मर जाएगा। मैं वो नहीं बनने दे सकता। इस चक्कर में मैं अपने कैरेक्टर को, जो मैंने ट्रूथ के लिए हमेशा आगे बढ़ के बात की है, बिना डरे हुए बात की है, मैं चाहूँ तो अभी भाग सकता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं भागूंगा। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ कि ट्रूथ सिर्फ ज्ञान की बातें करने में नहीं है, प्रीच करने में नहीं है, ट्रूथ उसे जिया जा सकता है। और वो बोलते हैं कि मोस्टली लोग जो तुम्हें अभी सोफिस्ट के टाइम पे भी या उसके बाद भी जो मोस्टली लोग बड़े वाइज बनते थे, दे प्रीच वाटर बट ड्रिंक वाइन। ठीक है, वो बताएंगे कुछ और वो कुछ करेंगे। ठीक है, एंड ये दीज पीपल आर हिपोक्रेट्स, दे आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम टू द ह्यूमैनिटी, एंड मैं उनमें से एक नहीं हूँ। मैं जो प्रीच करूँगा मैं उसी पे अपना खड़ा रहूँगा। आई विल रेदर डाई फॉर ट्रूथ, ये उनकी लाइन होती है। एंड देन नेक्स्ट डे वो कोर्ट में जाते हैं एंड उनसे पूछा जाता है कि तुम किस तरीके से मरना पसंद करोगे। 3 उन्हें ऑप्शन दिए जाते हैं कि जहर होता है कि हेमलॉक करके वो पी लो, या गला कटवा लो, या फांसी पे चढ़ जाओ। तो बोलते हैं कि ठीक है मैं जहर पी के मरने को राज़ी हूँ। बट जाने से पहले सोक्रेटिस कहते हैं कि देखो तुम मुझे मार तो रही हो, तो मेरी बॉडी मार दोगे बट मेरी सोल जो है इमॉर्टल रहेगी, तो तुम मेरी सोल को मारो। तो जो वो जज होता है वहाँ पे, वो जो घमंडी जज होता है, तो वो बोलता है कि सोल को कैसे मारे बताओ। तो सोक्रेटिस कहता है कि मैं हमेशा ज्ञान के लिए आगे बढ़ा हूँ और ज्ञान के लिए ही मैंने अपनी ज़िंदगी को जिया है। मुझे किसी पागल आदमी की इस कुर्सी पे बैठा दोगे ना तो मेरी सोल मर जाएगी। और आप जो जज वगैरह वहाँ पे लोग बैठे होते हैं वो सब ऐसे ही होते हैं, फेल वगैरह होते हैं, वो बस अपने उन्होंने स्कूल वगैरह भी ढंग से नहीं किया होता है, वो बस अपने ओरेटरी स्किल्स के बेसिस पे इतनी हाई पोस्ट बैठे हैं। तो बोलता है अगर मुझे तुम अपनी कुर्सी पे बैठा दोगे तो मेरी सोल ही मर जाएगी। अब ये बात सुन के जज को आता है भाई भयंकर गुस्सा, कहता भाई इसे तो जल्दी मारोगे, तो जाने से पहले भी हमारी बेइज्जती कर रहा है, जुडिशरी की बेइज्जती कर रहा है, ये कर रहा है, इसे जल्दी से इसे ख़त्म करो। तो ऐसा बोलते हैं कि सोक्रेटिस ने वो हेमलॉक का वो एक प्याला होता है,
वो उठाया और प्लेटो ने ऐसा डिस्क्राइब किया कि उनके चेहरे पे कोई चिंता नहीं थी, कोई डर नहीं था। वो बिल्कुल एक तेज था उनके चेहरे पे और वो ये सोच रहे थे कि आई एम डाइंग फॉर ट्रूथ। ठीक है, उन्हें कोई टेंशन नहीं थी, उन्हें ये था कि मेरी सोल हमेशा इमॉर्टल रहेगी। एंड वो अपना आराम से वो हेमलॉक पी के, वो हेमलॉक जहर होता है, वो गले से नीचे उतरता है, तुरंत इंसान मर जाता है, वो वहीं मर जाते हैं। और आज भी उनका इतना इम्पैक्ट है, उनके बारे में बात होती है, लोग बोलते हैं कि ही एक्चुअली डाइड फॉर ट्रूथ। बहुत कम लोग हैं, कितने लोग हैं हम में से जो बातें इतनी बनाते हैं, या मैं भी अपने लिए भी बोल रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े कि मैं तो ऐसा हूँ जी, मैं तो वैसा हूँ, कितने लोग इंप्लीमेंट कर पाते हैं वो वाली बात है। एंड यहाँ तो जान देने की बात है। एंड इस इंस्टेंस का, इस पूरी स्टोरी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है पूरे वेस्टर्न फिलॉसफी में, पूरे यूरोप थिंकिंग में। बिकॉज यहाँ से ये देखा गया कि सिर्फ बातें जो हैं या सच जो है वो सिर्फ प्रीच करने के लिए नहीं है, एक्चुअली उसे प्रैक्टिस भी किया जा सकता है। एंड क्योंकि तुम ही लोग सोचो यार, कितने लोग हैं जो हम जान दे देंगे अपने प्रिंसिपल्स के लिए, अपने कैरेक्टर्स के लिए, मोस्टली लोग बैकआउट कर देंगे, शायद मैं भी बैकआउट कर दूंगा, मैं क्या तुमसे झूठ बोलूँ। ठीक है, तो एक बंदा जिसने जो हमेशा बताया उसी को प्रैक्टिस किया, इट्स सच अ बिग थिंग। एंड उसका इसलिए इतना इम्पैक्ट है वेस्टर्न फिलॉसफी या वेस्टर्न थॉट में पूरा ओवरऑल। और ऐसा बोला जाता है कि दैट ही डाइड फॉर ट्रूथ, एंड उनके लिए नॉलेज वॉज स्टिल द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। जाने से पहले उन्होंने अपने स्टूडेंट को बुला के एक दो बातें ज़रूर कही थी। उन्होंने ये बोला था कि भैया कभी भी इमोरल पर्सन को सर पे मत चढ़ाना, उसे कोई रिस्पेक्ट मत देना। और सेकंड उन्होंने बोला कि तुम्हारे अंदर एक हमेशा क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए नॉलेज की, एक अनएंडिंग क्वेस्ट फॉर नॉलेज तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा रहनी चाहिए। वही एक रीज़न है जिसके लिए इंसान सर्वाइव करता है। हम अपना पेट भरने के लिए नहीं हुए पैदा, ठीक है, वो जानवर भी कर रहे हैं और वो भी सर्वाइव कर रहे हैं हम पे। अगर ये लॉजिक और रीज़न है हमारे दिमाग पे, तो इसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। एक अनएंडिंग क्वेस्ट हमेशा रहनी चाहिए। तो ये कुछ लास्ट की बातें वो बोल के चले जाते हैं। उसके बाद मतलब इनका इतना इम्पैक्ट है कि अभी जो हमारे 20th सेंचुरी के जो सबसे वन ऑफ द फेमस फिलोसोफर हैं जिनका नाम है बर्ट्रैंड रसल, वो बोलते हैं कि उनकी एक लाइन है जो बहुत फेमस है, जो बहुत इम्पैक्टफुल है। वो बोलते हैं कि ह्यूमैनिटी डाइड द सेम डे व्हेन अ सेज लाइक सोक्रेटिस पुट टू डेथ। ठीक है, उनका पॉइंट ये था कि उसी दिन इंसानियत मर गई थी जिस दिन सोक्रेटिस जैसे इंसान को हमने मार दिया था। एंड वो बोलते हैं कि थोड़ी बहुत जो मॉरलिटी आपको आज इस दुनिया में दिखती है वो इसलिए दिखता है कि बाकी लोगों में सोक्रेटिस का जो थोड़ा बचा हुआ खून है वो दौड़ रहा है। ठीक है, कुछ लोगों में वो दौड़ रहा है, उसकी वजह से थोड़ी बहुत मॉरलिटी आज जिंदा है। नहीं तो उसी दिन ह्यूमैनिटी मर गई थी जिस दिन हमने सोक्रेटिस जैसे आदमी को मार दिया था। एंड विच इज़ एक्चुअली वेरी ट्रू एंड सैड एट द सेम टाइम, बिकॉज तुम सोचो कि उस बंदे ने कुछ लिखा नहीं और उसकी लाइफ ही इतनी इम्पैक्टफुल है। ऐसे इमेजिन करो कि भाई डेथ, ठीक है, लाइफ दे देना अपने प्रिंसिपल, अपने कैरेक्टर, अपने बातों के लिए इज़ अ वेरी बिग थिंग। ठीक है, तो ये उनकी पूरी हमने ओवरऑल लाइफ कवर की है, जिसमें हमने ओवरऑल उनकी लाइफ से जो सीखा जा सकता है हमने उसके बारे में बात की है। अगर हम इस पूरी लाइफ की टीचिंग्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करें, वही होते हैं मेटाफिजिक्स होता है, एपिस्टेमोलॉजी होता है एंड एथिक्स होता है। तो एथिक्स से शुरू करते हैं। जैसा मैंने बताया कि सोक्रेटिस वाज द फर्स्ट एवर पर्सन टू इंट्रोड्यूस एथिक्स। ठीक है, इससे पहले जो है इन वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है, तो इससे पहले हम हमेशा ये बात कर रहे थे वेस्टर्न फिलॉसफी में कि भाई ये सब बना किस चीज़ का है। वो मेटाफिजिकल क्वेश्चन है सारे कि ये सब क्या है, हम कहाँ जी रहे हैं। मैंने बताया पिछले कि प्री सोक्रेटिक्स बोला जाता है कि कुछ हम जो है पानी से बने, कुछ बोल रहे हैं हम एयर से बने, कुछ बोल रहे हैं हम फायर से बने, वगैरह वगैरह। बट पहली बार ये सवाल पूछा गया, मतलब इसकी शुरुआत थोड़ी बहुत सोफिस्ट ने कर दी थी, बट प्रॉपर तरीके से जो एथिक्स इंट्रोड्यूस होता है वो सोक्रेटिस के द्वारा ही होता है। कि पहली बार ये पूछा गया कि हमें क्या करना है भैया, हम जिए कैसे, हमारे लिए कुछ बताओ ना। और उन्होंने वो सोफिस्ट की एक बात से एग्री करते थे कि मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि सोफिस्ट जो हैं वो सब्जेक्टिविटी पे बात करते थे। सोफिस्ट का मानना था कि एक इंसान को जो सही लगता है वो उसके लिए सही है, और जो दूसरे को इंसान को सही लगता है वो उसके लिए सही है, क्योंकि मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग। ठीक है, मैं अपने लिए मेजर करता हूँ कि मेरे लिए क्या चीज़ है, वो क्या मतलब है। बट इसमें क्या है, सब्जेक्टिविटी आ जाती है कि मेरे लिए तेरे को चांटा मारना ठीक है, तो मेरे लिए वो मॉरल हो गया। ठीक है, तू मारेगा तो वो ठीक नहीं है, तो वो इमोरल हो गया। अब किसी और के लिए कुछ और मॉरल है, किसी के लिए इमोरल है। तो ये जो सब्जेक्टिविटी थी, ये प्रॉब्लम थी। तो सोक्रेटिस बोलते हैं भैया देखो, ये जो हमने मैन कर रखा है इसे यूनिवर्सल मैन बना देते हैं। ठीक है, ह्यूमन बना देते हैं। ठीक है, मैन वुमेन वाला वो नहीं है, मैन मतलब ह्यूमन, यूनिवर्सल। कि अगर तेरे लिए कोई चीज़ सही है तो वो तेरे लिए भी सही है और मेरे लिए भी सही है, और तेरे लिए कुछ गलत है तो वो तेरे लिए भी गलत है, मेरे लिए भी गलत है। तो ये जो यूनिवर्सल एक लॉ बन जाता है, एक मॉरल लॉज को यूनिवर्सल शेप दी जाती है, वो सोक्रेटिस के द्वारा दी जाती है। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच जो सोक्रेटिस ने की थी, एथिक्स इंट्रोड्यूस करना, मॉरल लेवल पे यूनिवर्सल बना दिया, ऑब्जेक्टिविटी ही कर दी। आप अब सब्जेक्टिव नहीं रह सकते, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि तेरे लिए सही है उसके लिए सही है। ऑब्जेक्टिवली आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई ये सबके लिए सही है और ये सबके लिए गलत है। कि पहले लोग इस चीज़ का बहुत मिसयूज़ करते थे, जो सोफिस्ट वगैरह थे वो यही करते थे कि वो पैसा ले लेंगे और आप प्रूव कर देंगे कि जो मैंने किया वो मेरे लिए सही था, और मैंने बहुत सारी आर्गुमेंटेशन वगैरह और ओरेटरी स्किल के थ्रू मैंने साबित कर दिया कि जो मैंने गलत किया मैंने उसे भी सही साबित कर दिया। बट सोक्रेटिस आके बोलते हैं भैया ऐसा नहीं होता। अगर खून करना इसके लिए गलत है और उसके लिए गलत है, तो जो राजा बैठा है उसके लिए भी गलत है, जो वो पोस्ट पे बैठा है उसके लिए भी गलत है,
जो गरीब आदमी है उसके लिए भी गलत है, जो अमीर आदमी है उसके लिए भी गलत है, सबके लिए गलत है। इतने हाई मॉरल स्टैंडर्ड सबसे पहले सोक्रेटिस ने रखे थे वेस्टर्न वर्ल्ड में, एंड इसी ऑब्जेक्टिविटी को ट्रांसफर करते हैं अपने एपिस्टेमोलॉजी में, जहाँ पे वो बात करते हैं कि भैया जिस तरीके से एक्सेप्शन नहीं हो सकते, तो एपिस्टेमोलॉजी भी सिमिलर है कि 2 + 2 4 ही है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है वो 2 + 2 4 ही है, आप उसमें ये नहीं बोल सकते ये एक्सेप्शन है, ठीक है। सिमिलरली वो इसे इस तरीके से ट्रांसफर करते हैं मॉरल एपिस्टेमोलॉजी में। उनका ये मानना होता है कि भैया जो ट्रुथ है ना वो एक ही है और वो ऑब्जेक्टिव ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे लिए रियलिटी ऑफ ट्रुथ कुछ अलग है और मेरे लिए कुछ अलग है, वो एक ही है सबके लिए। एंड उस तक पहुंचने का जो तरीका है वो है नॉलेज, और नॉलेज पाने का जो तरीका वो देते हैं वो है डायलेक्टिक मेथड, जिसके बारे में हमने वीडियो में पहले भी बात की है कि आप जाओ और कुछ भी ग्रांटेडली मत लो, आप जो आपको लगता है कि समझदार है उसे पकड़ो, उससे आप इन डेप्थ क्वेश्चन आंसर करो। एंड वो ये क्लियर करते हैं कि भैया नॉलेज कांट बी सब्जेक्टिव, नॉलेज सब्जेक्टिव नहीं हो सकती, वो एक ही होगी, ठीक है। एंड वो कॉन्सेप्ट की होगी। अब ये मैं तुम्हें बताता हूँ इसका क्या मतलब है बेसिकली, कि उनका ये मानना था कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे घर में ऐसी घूमने वाली चेयर है तो ये चेयर है सिर्फ, या फिर उसके घर में लकड़ी की चेयर है वो चेयर है। जो नॉलेज होगी वो ये नहीं है, ये परसेप्शंस हैं, ये परसेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। परसेप्ट की नॉलेज नहीं है, कॉन्सेप्ट की नॉलेज। चेयरनेस क्या है, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि एक आइडिया जो है वही नॉलेज है। ये जो हम सेंसेस से ये जो हमें मिल रहा है, ये सेंसेस से ये परसेप्ट मिल रहा है आपको, परसेप्शन है ये आपका, ये रियल नॉलेज नहीं है। परसेप्शन कैन नॉट बी द रियल नॉलेज, ओनली कॉन्सेप्ट और आइडियाज, प्रत्यय जिसे हम बोलते हैं, प्रत्यय ही सत्य है, ठीक है। एंड उनका ये बहुत ही क्लियर मानना होता है कि सेंसेस आर नॉट द सोर्सेज ऑफ रियल नॉलेज, यू कैन ओनली अटेन रियल नॉलेज थ्रू रीजनिंग, थ्रू योर इंटेलेक्ट। तुम अपनी बुद्धि के थ्रू ही तुम रियल नॉलेज तक पहुंच सकते हो, क्योंकि सेंसेस तुम्हें हमेशा धोखा देंगे, वो इल्यूजन क्रिएट करेंगे। तुम ये नहीं बोल सकते कि जो मुझे दिखता है सिर्फ वही सही है। देखने को तो हमें आसमान और जो ज़मीन है वो मिलती हुई दिखती है जब हम दूर देखते हैं, देखने को तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं जो नहीं एक्चुअल में सुनाई। सेम विद हियरिंग, कि हमें कुछ ऐसा सुनाई देगा बट वो कुछ और निकलेगा। तो आप सेंसेस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। एंड जो सेंसेस की नॉलेज है वो परसेप्शन है, इट इज़ नॉट कॉन्सेप्ट, एंड कॉन्सेप्ट की नॉलेज ही रियल नॉलेज है। सिमिलरली जो मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ चेयर हैं, बट तुम देख के बता दो कि ये चेयर है। वो चेयरनेस जो आइडिया है, जो तुम्हारे दिमाग में एक चेयरनेस का आइडिया है कि हाँ इसे चेयर बोलूंगा, स्टूल को देख के तुम नहीं बोलोगे, हालांकि तुम बैठ सकते हो स्टूल पे, लेकिन एक जो आइडिया ऑफ चेयरनेस है ना, कि मैं घूमती हुई चेयर को भी चेयर बोल दूंगा, मैं गद्दे वाली चेयर को चेयर बोल दूंगा, मैं लकड़ी की चेयर को भी चेयर बोल दूंगा, एक चेयरनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो रियल नॉलेज है। ये जस्ट एग्जाम्पल है, वो समझाना चाह रहे हैं कि जो रियल नॉलेज है वो कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, इट इज़ नॉट अ परसेप्शन। एंड इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। उसमें क्या होता है, प्लेटो जो सोक्रेटिस के स्टूडेंट है उनके बारे में बात हो रही है। तो उनके यहाँ जो काम करने वाला है वो सुबह सुबह आता है एंड वो देखता है कि भैया इतना वैक्स पड़ा हुआ है कैंडल का, तो पूछता है कि अरे ऐसा लग रहा है कि भाई कल तो बहुत सारे लोग यहाँ जगे हुए थे, एंड ऐसा क्या हुआ कि आप लोग पूरी रात जगे हुए, वहाँ पे बहुत सारे लोग बड़े बड़े दिग्गज बैठे होते हैं वहाँ पे। तो बोलता है कि अरे तुम नहीं समझोगे, तुम मामूली आदमी, तुम हमारी प्रॉब्लम नहीं समझ सकते। तो वो पूछता है कि अरे सर बता दीजिए, हम रोज़ काम करने तो आती हैं, इतना तो बता ही सकते हैं आप हमें। तो प्लेटो बोलता है अच्छा तुमने खाना खा लिया कल रात? कहता हाँ खाना खा लिया। कहता नींद आ गई थी अच्छी? बोलता है हाँ भाई नींद भी आ गई थी बढ़िया। तो बोलता है कि तुम नहीं समझोगे फिर फिलोसफी प्रॉब्लम, जो कॉमन मैन है उसकी ज़िंदगी यहीं तक है कि उसको खाना मिल जाए भरपेट और उसको नींद आ जाए, ठीक है, डीप स्लीप हो जाए और बेली फिल हो जाए, उसकी टेंशन वहीं तक की है। फिलोसोफर को प्रॉब्लम है ज़्यादा। तो बोलते हैं आप फिर बताइए क्या परेशानी है, हम देखते हैं। तो बोलता है कि हम सब रात को बैठ के ये सोच रहे थे कि घोड़े के मुंह में कितने दांत होते हैं। तो जो काम करने वाला होता है वो बोलता है कि बस इतनी सी बात है, अरे आप मुझे बताते, मैं नीचे जाता अस्तबल में, मैं गिन के आपको बता देता। तो प्लेटो कहता है मूर्ख, यही तो हम कह रहे हैं कि तू नहीं समझेगा। ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम डिसाइड कैसे करें कि आइडल घोड़ा कौन सा है, आदर्श घोड़ा कौन सा है, जिसके दांतों को हम ये मान लें कि यही है, यही कॉन्सेप्ट जो होगा घोड़े का, उसके इतने ही दांत होंगे। क्या एज है उसकी, कितना लंबा है, कितना तगड़ा है, उसके कितने दांत हैं, हम ये कैसे डिसाइड करें कि वो आदर्श घोड़ा कौन सा है, वो आइडल हॉर्स कौन सा है। ठीक है, ये जस्ट एक आइडिया है आपको समझाने के लिए कि कैसे कॉन्सेप्ट की नॉलेज पता लगाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, परसेप्ट तो आप जाके गिन सकते हो नीचे कि हाँ इतने इतने हैं, फूल में इतने पत्ते हैं, ये सब तो आप गिन सकते हो जाके कि फूल के कितने पेटल्स हैं वो आप गिन सकते हो। बट एक जो आइडल है, उस आइडिया एक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में जानना बड़ा मुश्किल है। ये जानने के लिए, ये डेफिनेशन जानने के लिए, एक आइडल हॉर्स की डेफिनेशन जानने के लिए, एक चेयर नेस की डेफिनेशन जानने के लिए आप क्या करते हो, आप एक मेथड यूज़ करते हो जिसे हम बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। ठीक है, कि आप हज़ारों चेयर्स को देखोगे, हज़ारों चेयर्स को। ठीक है, ऐसे नहीं कि 10-12 में आप एक डेफिनेशन बना दोगे। आप डेफिनेशन बनाने के लिए आपको बहुत बड़ा सैंपल साइज चाहिए। उस सैंपल साइज को आप देखोगे, उसमें से आप कॉमन फीचर निकालोगे एंड देन यू कैन से कि हाँ भाई ये सारे फीचर जो हैं ये चेयरनेस के फीचर हैं। एक परफेक्ट जो चेयर होगी उसके ऐसे फीचर्स होंगे। ठीक है, ऑल्सो इसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोग ये वही वाली बात है कि आज मैं ब्लू पेन से एग्जाम लिख के आया तो मेरा एग्जाम अच्छा हो गया, तो इट डजंट मीन कि मैंने जो है इंडक्टिव मेथड यूज़ कर लिया। नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते। एंड उसका रीज़न ये है कि वो फिर सुपरस्टिशन हो जाएगा, डॉगमा हो जाएगा कि आपका कोई सैंपल साइज नहीं है, एक बार हो गया, अरे आप कम से कम ट्राई तो करो, आप कम से कम
500 चीज़ों पे कुछ ट्राई करो कि बिल्ली रास्ता काट जाती है तो गलत है। अब कितने सैंपल साइज पे ये देखा गया है, क्या रीज़न है इसका, जब तक वो नहीं पता होगा। अब तुमने अगर देखा है कि 10,000 बार तुम अगर किसी तरह ऑब्जर्व कर पाओ, 1000 बार देख पाओ कि हाँ भाई बिल्ली ने रास्ता काटा फिर कुछ गलत हुआ, तब मैं एक बार को सोचूंगा। बट तुम्हारा सैंपल से इतना छोटा है कि किसी उसके साथ हो गया, उसके साथ हो गया, एंड फिर वही सुपरस्टिशन और वही डॉगमा बन जाते हैं, एंड फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो वो रियल नॉलेज नहीं है। आप अगर किसी डेफिनेशन को बनाने की कोशिश कर रहे हो, देन यू हैव टू like have a big sample size of thousands and then you pick out the common factors and उसका आप एक concept बनाते हो, and that knowledge is the real knowledge. Knowledge of percept is never the real knowledge. You can only attain the real knowledge or wisdom through your reasoning. वो चाहे अब तुम अपना जाओ डायलेक्टिक मेथड करो, नॉलेज सीख करते रहो, वही तुम्हारे लिए मेन है, एंड उसी के थ्रू तुम एक्चुअल में रियल नॉलेज जो है, जो रियल ट्रूथ है, जो फाइनल ट्रूथ है इस वर्ल्ड का, वो तो वहाँ तक पहुँच पाओगे। तो ये हो गया एथिक्स और एपिस्टेमोलॉजी। एथिक्स में हमने देखा कि उन्होंने कैसे हमें ऑब्जेक्टिविटी दी, उन्होंने सब्जेक्टिविटी हटा दी। जो सोफिस्ट लोग बोलते थे कि भैया जो मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग, मेरे हिसाब जो सही है वो सही है, अगर नहीं भाई ये तो यूनिवर्सल होगा, मॉरल लॉज होंगे तो होंगे वरना नहीं होंगे। जिन्हें आप बोल रहे हो कि एक्सेप्शन यहाँ नहीं एग्जिस्ट कर सकते, ठीक है। सिमिलरली उन्होंने इसी ऑब्जेक्टिविटी को नॉलेज में डाला और उन्होंने बोला कि भैया एपिस्टेमोलॉजी में ये जो जानने का तरीका है ये अच्छा है और हमें जानना चाहिए, बट ध्यान रहे कि कोई भी अगर हम डेफिनेशन बिल्ड कर रहे हैं तो उस रियल नॉलेज, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए कि ये सब पे चीज़ें होनी चाहिए। जो कोई चीज़ नॉलेज अगर किसी चीज़ की पर्टिकुलर चीज़ की जो हम सेंसेस से परसीव कर रहे हैं वो परसेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, एंड कॉन्सेप्ट की नॉलेज ही रियल नॉलेज है। अब आ जाते हैं मेटाफिजिक्स पे। तो ऐसा जो उन्होंने लिखा तो कुछ भी नहीं था, बट मेटाफिजिकली हम पे कुछ उनकी 2-3 बातें हैं जो हम समझते हैं। तो पहले तो यही कि उनका ये मानना है कि आइडियाज़ आर द ओनली रियल, ठीक है। फॉर्म्स जो हैं, जो परफेक्ट फॉर्म्स है वही रियल है, बाकी सभी कॉपीज़ हैं, ठीक है। अब ये जो लाइन मैंने बोली है इसको तुम और अच्छे समझोगे जब मैं नेक्स्ट वीडियो प्लेटो के ऊपर बनाऊंगा। प्लेटो ने इसके ऊपर बहुत अच्छे से लिखा है, ठीक है, फॉर्म्स का डिफरेंस। और ये जो तुम्हें डाउट हो रहा होगा अभी चेयरनेस और चेयर, जो मैंने समझाया है बहुत इजीली समझाया, बट और तुम्हें ये समझ आएगा जब हम प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बट ये उनका मेटाफिजिकल एस्पेक्ट है कि वो बोल रहे हैं कि जो परफेक्ट फॉर्म्स है ना, हम सब उनकी कॉपी है। ये बॉटल जो है, ये बॉटल जो एक परफेक्ट बॉटल है उसकी कॉपी है, इम्परफेक्ट कॉपी है उसकी। कॉलीफ्लावर या कुछ कोई और फ्लावर जो है वो परफेक्ट जो फ्लावर है उसकी कॉपी है, ठीक है। तो उनका ये मेटाफिजिकल सेंस होता है कि भैया ये जो आप सब देख रहे हो ये परसेप्ट है, ठीक है। ये उनका एक वो था। एंड दूसरा ये था कि जब वो मरने वाले होते हैं, जब उनके उनके ट्रायल से पहले की बात है कि वो ये बिलीव, वो साफ साफ उनकी बातों से पता चलता है कि उनका ये मानना है कि सोल इज इमॉर्टल, ठीक है। वो क्लियरली ये स्टेट करते हैं कि भैया ये मुझे मार देंगे, इट डजेंट मैटर, सोल इमॉर्टल है मेरी, एंड मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए वो बहुत आराम से वो बोलते हैं कि आई कैन डाई फॉर ट्रूथ, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। तो ये पूरा था लाइफ एंड फिलॉसफी ऑफ सोक्रेटिस। अगेन जैसे मैंने बोला कि इन्होंने खुद ने कुछ नहीं लिखा है, बट इनकी लाइफ से ये हमें इनकी मोस्टली फिलॉसफी के बारे में पता चलता है। और अब हमें समझ आया कि क्यों इनसे पहले सबको हम प्री सोक्रेटिक बोल देते हैं, क्योंकि इनका इतना बड़ा इम्पैक्ट है इनकी लाइफ से लेके इनकी टीचिंग्स। इन्होंने जो भी चीज़ें मतलब ऐसा बोला था कि यूरोप में जो भी जो थॉट प्रोसेस है यार जो है वो सोक्रेटिस से ही डेवलप हुआ है, ठीक है। जो फिलोसॉफिकल थॉट है उसी को आज तक हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जो डायलेक्टिक मेथड है, चाहे या फिर उन्होंने जो एथिक्स को इंट्रोड्यूस किया, जो मॉरल लॉज, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट सबके लिए यूनिवर्सल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं ओवरऑल फिलोसफी में। दैट्स वाई सोक्रेटिस को वाइजेस्ट मैन बोला जाता है, सिस्टमैटिक थिंकर, फर्स्ट सिस्टमैटिक थिंकर बोला जाता है, फादर ऑफ फिलोसफी बोलते हैं बहुत लोग। तो देर इज़ अ रीज़न फॉर दैट, राइट। एंड दिस वॉज द होल वीडियो अबाउट इट। मैंने कवर किया मोस्टली चीज़ें जो ज़रूरी सारी चीज़ें थी वो एक वीडियो में सम अप करने के लिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ यार लाइक करो, मेरे को अच्छा लगता है। मतलब अगर तुम्हें वीडियो सही लगी है तो मेरे को भी मोटिवेशन आता है कि ऐसे कंटेंट लोग देखना चाह रहे हैं। कमेंट्स कर दो अगर तुम्हें कुछ भी डाउट है या फिर तुम्हें कोई भी फीडबैक देना है तो, राइट। बाकी नेक्स्ट वीडियो होगी प्लेटो पे मोस्ट प्रॉब्ली। एंड मैं सोच रहा हूँ मैंने और भी कंटेंट फिलॉसफी से अराउंड ही मैंने और भी प्लान किया हुआ है डिफरेंट टाइप का, तो वो भी जल्दी आएगा, ठीक है। एंड डू सब्सक्राइब सो दैट तुम मिस ना करो बाकी आने वाली वीडियोज़। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।